हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। हम लोग 30 डेज़ की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, APFC की जो एग्ज़ाम होने वाली है 2 जुलाई को, उसके लिए। और हम लोगों ने पूरे सिलेबस को 10 भाग में बांटा था। हम लोगों ने अभी तक जो 3 क्लास किए हैं, दिस वन इज़ द डे 4। 3 क्लास जो हम लोगों ने किए हैं वो हम लोगों ने किए हैं इंडस्ट्रियल लेसन लेवल लॉज पे, जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे डिफरेंट वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ UPSC में, वो हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो कल ये हमारा ख़त्म हुआ और आज से जो हम लोग 3 दिन करेंगे, मतलब डे 4, डे 5, डे 6, मतलब 4th, 5th और 6th जून, वो हम लोग करेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है ना, ये पार्ट हम लोग करेंगे, ऑडिटिंग वाले पार्ट, और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से हम लोग लेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे वो लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे वो APFC में हो या वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की जो एग्ज़ाम अभी तक जितनी हुई हैं उसमें पूछे हुए हो। इसके बाद हम लोग जो कुछ क्वेश्चन करेंगे वो NCERT से, NCERT 11th और 12th से क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक डिस्क्लेमर है कि जो लोग अकाउंट्स पढ़े हुए हैं, जो BCom से हैं या जिन्होंने अकाउंट पढ़ी है ना, इंटरमीडिएट में जिनके कॉमर्स था या जिनको भी अकाउंट आता है, सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर देम, उनके लिए नहीं है, इसलिए कि उनको तो ये सब कुछ पता ही होगा। जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं, ठीक है ना, इस क्लास के लिए, वो कौन है? वो देख सकते हैं, देखने के लिए कोई भी देख सकते हैं, बट उनको ज़्यादा पता होगा और मैं जो समझाऊंगा वो उनके लिए कम होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हम लोग करेंगे। अब जो नॉन BCom है ना, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैक्सिमम इंजीनियर्स होंगे, है ना। तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है, जिनको अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो ये जो मेन जो कोर्स हमने किया है वो उनके लिए किया है। अब उनको अगर आप कितना भी अकाउंट पढ़ा दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो उनको क्या करना चाहिए कि बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सॉल्व कर दे। ठीक है ना। बट हो क्या रहा है कि अकाउंट्स करने के चक्कर में बड़े बड़े क्वेश्चन किए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप क्वेश्चन पूछे कितने देखोगे कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि APFC की 2002, 2004 और 2012 में एक भी क्वेश्चन अकाउंट्स के नहीं थे। 2016 में 3 क्वेश्चन थे, तो अगर आप दिमाग लगाते तो वो तीनों क्वेश्चन बन जाते और नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत इसमें थी नहीं। इसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो 2015 की पेपर थी उसमें आपको 15 क्वेश्चन अकाउंट्स के पूछे थे, जो कि बेसिक डिफिनेशन पे था। अगर आपको बेसिक पता है तो वो क्वेश्चन बन जाते। 2021 की जो पेपर हुई थी उसमें 10 अकाउंट्स के क्वेश्चन थे। तो टोटल अभी तक जो है वो 28 क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पूरी पेपर में सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और अकाउंटेंसी आने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग 3 दिन में इतना हो जाएगा। जो लोग अकाउंट्स में एकदम नए हैं, 3 दिन में इतना हो जाएगा कि अगर वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो आप 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आपको इसको हर एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और आपको उसकी नोट्स बनानी पड़ेगी और उसकी बार बार रिविजन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और अकाउंटेंसी वाले को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही किया है। ओके, कि अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन की क्या है। अब हो सकता है कि 10 क्वेश्चन भी पूछे, हो सकता है 15 भी पूछे, हो 10 से 3 है ना। APFC में अकाउंटिंग ऑडिटिंग के क्वेश्चन है। ऑडिटिंग के क्वेश्चन अगर वो टफ पूछेंगे तो BCom वाले छोड़ करके कोई नहीं बना पाएगा, तो उसके लिए इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे बहुत बहुत टफ टफ क्वेश्चन करा रहे हैं जिसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आप कर भी लोगे तो उससे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है तो हम लोग जो हमारा आज के जो टारगेट ऑडियंस है वो है जो आर्ट्स के हैं और साइंस के बच्चे हैं, जिनको बेसिक भी नहीं पता है कुछ भी अकाउंट के बारे में, इवन डेफिनेशन नहीं पता है, उनके लिए है। और वो अगर पेपर देने जाते हैं तो ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर के 28 क्वेश्चन है वो सॉल्व कैसे करते वो मैं बताऊँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अ फर्म इज परचेजिंग 2 आइटम्स बोथ ऑन क्रेडिट ऑन द सेम डे। ठीक है, कोई कंपनी है ना, वो दो दो आइटम खरीदता है ना, और दोनों किस में क्रेडिट पे खरीदता है। क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदता है। ठीक है,
और दोनों एक ही दिन खरीदता है। द क्रेडिट टर्म ऑफर्ड फॉर द फर्स्ट आइटम इज 2.5/10, 1/20, नेट 30। एंड पहले पे ये मिल रहा है क्रेडिट टर्म, है ना, क्रेडिट टर्म जो है उधार का क्या शर्त है वो, है ना। एंड द क्रेडिट टर्म ऑफर्ड फॉर द सेकेंड आइटम 3/5, 2/15 और 30। क्लियर। द डिक्लेयर्ड परचेज कॉस्ट ऑफ आइटम 1, आइटम 1 का जो कॉस्ट है परचेज कॉस्ट वो है 60,000 रुपया। एंड दैट ऑफ आइटम 2 और दूसरे आइटम का है 1,40,000। इफ़ बोथ क्रेडिट्स कैन बी सेटल्ड ऑन 14 डे, 14वें दिन पे क्रेडिट सेटल की जाती है, उधार का पैसा पूरा चुकता किया जाता है। सो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट टू बी पेड आउट, तो कितना अमाउंट देना होगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे तो वैसे भी नहीं बनेगा, बट अगर आपको एकदम लेमन टर्म में मैं इसको समझाऊं कि इसको कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो आपका सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यही ऑब्जेक्टिव है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब पहला है कि 2 आइटम खरीदी जाती है, फर्स्ट आइटम और सेकेंड आइटम। ठीक है, अब पहले आइटम का जो क्रेडिट टर्म है वो है 2.5/10। ठीक है, इसके बाद 1/20 और नेट 30। अब इसका मतलब, और दूसरे का क्या है 3/5, 2/15 और नेट 30, इसमें भी है। अब इसकी पहले मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। सो 2.5/10 का मतलब क्या होगा। अब आप यहाँ देखिए 2.5/10 का मतलब होता है कि अगर विदिन 10 डे मैंने सामान खरीदा और विदिन 10 डे अगर पेमेंट कर देते हैं तो 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 60,000 की चीज़ है तो उस पर 2.5% कम दे करके भी आप ले सकते हैं। ये होता है 2.5/10 का मतलब। 1/20 का मतलब होता है कि अगर आप पेमेंट उधार लिए हो ना तो पेमेंट विदिन अगर 20 डेज कर देते हो, है ना, तो आपको 1% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, और नेट 30 का मतलब होता है कि अगर 30 दिन के अंदर, मतलब 20 से 30 दिन के अंदर में आप अगर जाते हो सॉल्व करने, पैसा देने, है ना, विदिन 30 डेज, है ना, तो आपको फुल पेमेंट देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो नो डिस्काउंट। समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2.5/10 का मतलब है क्रेडिट टर्म का मतलब कि 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर रहे हो तो 2.5% का डिस्काउंट देगा, है ना। 20 दिन के अंदर कर रहे हो तो 1% का, और 30 दिन के अंदर कर रहे हो तो ये कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये आइटम 1 का हो गया। ठीक है, अब आइटम 2 का है। आइटम 2 का है कितना कितना था 3/5, है ना। सो विदिन, इसका भी कंडीशन है कि विदिन अगर 5 डे देंगे तो आपको मिलेगा 3% का डिस्काउंट। इसके बाद क्या था 2/15, विदिन 15 डे होगा तो मिलेगा आपको 2% का डिस्काउंट। और नेट 30 आप समझ गए, नेट 30 क्या हो जाएगा कि अगर विदिन 30 डे देगा तो कोई डिस्काउंट 0% हो जाएगी, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो सेटलमेंट कर रहा है, पहला आइटम जो है वो है 60,000 रुपये का, जो उधार लिए हो आप 60,000 का है। दूसरा आइटम जो है वो 1,40,000 का है। ठीक है, अब ये समझ में आपको आ गया। अब ये बोल रहा है कि 14वें दिन जो है ये पैसा दे रहा है, मतलब कि 14 डे ये पूरा पेमेंट कर रहा है ना, उधार को ख़त्म कर रहा है। तो 14 कौन से में आएगा, 10 दिन के अंदर तो वो दे नहीं रहा है तो 2.5% का डिस्काउंट तो उसका गया, है ना। वो दे रहा है 14 दिन के अंदर, मतलब 10 से 20 दिन के अंदर दे रहा है ना। लेकिन विदिन 20 डे तो दे रहा है ना, विदिन 10 डे नहीं दे रहा है। अगर 10 तारीख को दे देता या 10वें दिन दे देता, 9वें दिन दे देता, 8वें दिन दे देता तो उसको 2.5% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन वो दे रहा है 14वें दिन, मतलब विदिन 20 डेज दे रहा है। मतलब जो फर्स्ट आइटम है आइटम 1 पे उसको डिस्काउंट मिलेगा 1% का। समझ में आ गया। अगेन आइटम 2 पे देखो क्या होगा, वो भी 14वें दिन में दे रहा है। अगेन पहला कंडीशन क्या है कि 5 दिन के अंदर देगा तो 3% का डिस्काउंट तो दे रहा है 14वें दिन, तो 5 दिन के अंदर नहीं दिया। अब दे रहा है कि विदिन 15 दिन देगा तो 2% का डिस्काउंट होगा, तो 14वें दिन दे रहा है, मतलब विदिन 15 दिन दे रहा है। सो आइटम 2 पे 2% का डिस्काउंट होगा। तो टोटल अमाउंट आप निकाल सकते हैं कि आइटम 1 में 1% और आइटम 2 में 2%। होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आइटम 1 की कॉस्ट है 60,000 और 60,000 पे कितना है, 60,000 पे आपको है
1% का डिस्काउंट, ठीक है। सो 99/100 प्लस 1,40,000 पे कितना है डिस्काउंट है 2% का, हम लोग देखे थे, है ना। क्योंकि जो ये 14वें दिन इसमें आएगा और इसमें आएगा तो 1% एंड 2%। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 59400 प्लस 137,200 जो कि आंसर हो जाएगा 196600। ये आपको टोटल पेमेंट उसको कर देगा 14 दिन के अंदर, ये पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि 14वें दिन नहीं 5वें दिन सेटल कर रहा है, ये 5th डे में सेटल कर रहा है, ये तो आपका आंसर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5वें दिन में सेटल कर रहा है इसी कंडीशन में। सो अगर 5th डे में सेटल कर रहा है तो आइटम 1 में कितना डिस्काउंट मिलेगा देखिए, और आइटम 2 में कितना मिलेगा आप लोग बताइए। आइटम 1 किस में आ जाएगा, 5 दिन के अंदर कर रहा है तो 10 दिन के अंदर, मतलब आइटम 1 में 2.5% की डिस्काउंट मिल जाएगी। 10 दिन के अंदर कभी भी पे करेगा तो 2.5% का डिस्काउंट होगा। आइटम 2 अगर 5 दिन के अंदर करेगा तो 3% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो आप इसमें समझ गए, इस टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसमें 60,000 का 2.5% कर देंगे और ये 3% कर देंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है तो 60,000 है ना, डिस्काउंट में यही होता है ना, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए 60,000 का 1% यही होता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इंटू डिस्काउंट 99/100 ही होगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिखा है 99/100 और 98/100। अब ये आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसा है, अगर आपको समझ में आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछेगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के ही डर जाना है ना। डेटा रिगार्डिंग इन्वेंट्री ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ यूजेज इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द क्वांटिटी इन स्टॉक इज 1500 यूनिट। अब किसी कंपनी में, है ना, किसी कंपनी में क्या है कि जो सामान है, ठीक है, तो उसकी जो है एक क्वांटिटी, स्टॉक में कितना क्वांटिटी है सो देखिए। तो किसी कंपनी में स्टॉक में है कितने हैं 1500 यूनिट है, मतलब कोई भी टीवी मान लो आप, फ्रिज मान लो, कुछ भी मान लो ऐसा। सो 1500 यूनिट टीवी है, कोई भी चीज़ का, ठीक, कोई भी चीज़ है, टीवी मानो, फ्रिज मानो, जो मानना है मानो। एंड द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक इज 1,27,000 और ये 1500 यूनिट का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 1,27,500, ठीक है। दिस वर्क्स आउट ऑन, और इसका मतलब 1,27,500 है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 85 पर यूनिट है, मतलब एक यूनिट का कॉस्ट 85 रुपीज़ है, ठीक है, ठीक है। अगर ये नहीं भी दिया होता 85 पर यूनिट तो हम लोग 1,27,500 को डिवाइड कर देते 1500 तो पता चल जाता पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। मतलब 1500 यूनिट है पूरे इतने का, 1,27,500 रुपये का है। अब क्या कहता है, ड्यूरिंग द इंश्योरिंग ईयर एक्स एन एडिशनल 300 यूनिट्स आर परचेज एट अ यूनिट कॉस्ट ऑफ 95। अब ये कंपनी के पास 1500 था, एक्सवें ईयर में, है ना, आगामी कुछ आने वाले समय में, एक्सवें ईयर में, अभी पहले से 1500 था, इन्होंने क्या किया कि 300 यूनिट और खरीद लिया, ठीक है, बेचना है ना, तो 300 यूनिट और खरीद लिया, कुछ भी बना लिया, खरीद लिया, आपको जैसे सोचना है सोचिए। वो कैसे खरीदा, 95 रुपीज़ पर यूनिट से, ठीक है, 95 रुपये पर यूनिट से 300 खरीद लिया। अब आप देख लीजिए जो स्टॉक में है वो 85 है और जो बाद में खरीदा वो 95 है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। कंजम्पशन इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस ड्यूरिंग द ईयर एक्स हैज़ बीन 600 यूनिट। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सामान आपने खरीदा है, अब आप कंपनी में सामान खरीदे, इतने सारे स्टॉक में है, अब उसका कंजम्पशन कर रहे हो, दैट्स मीन्स कि आप प्रोडक्शन पर्पस में उसको लगा रहे हो, है ना, या उसका यूज कर रहे हो, आप जो भी सोचो उसमें, उसको सेल कर रहे हो, ठीक है, आसान भाषा में। सो कंजम्पशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग, लेकिन जिस एक्सवें ईयर में 600 यूनिट का ही कंजम्पशन होता है, ठीक है। अब 600 यूनिट को आप सोचिए सेल हो जाता है, या 600 अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदे हो तो 600 का क्या कहते हैं उत्पादन प्रक्रिया में लग जाता है ना। वर्किंग बाय द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस द वैल्यू ऑफ द रेसिड्यूअल इन्वेंट्री ऑफ द आइटम एट द एंड ऑफ द, जब एक्सवां ईयर खत्म होता है तो कितना हमारे पास इन्वेंट्री बचेगा, है ना। इन्वेंट्री मतलब जो लिस्ट है, जितने सामान है ना, कितने बचेंगे। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको पता होगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है ये अगर पता चलेगा तो आप समझ रहे हो। तो दो चीज़ें होती हैं,
एक होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक होते है लास्ट इन फर्स्ट आउट। आज FIFO पर पूछा है, कल होकर के अगर LIFO पर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है कि पहले से जो है, पहले से जो है ना, उसको यूज करेंगे, उसको पहले ख़त्म करो, उसको पहले ख़त्म करो। ठीक है, जो पहले से है उसको पहले ख़त्म करना है, सबसे आसान लैंग्वेज में। ठीक है, और लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि लास्ट में जो आया है ना, लास्ट में जो आया उसको पहले ख़त्म करो। ख़त्म मतलब कंज्यूम, है ना, उसे पहले ख़त्म करो या कंज्यूम करो। ठीक है, सो जो पहले से हमारे पास में है, पहला जो है, तो फर्स्ट इन, जो फर्स्ट इन है फर्स्ट आउट, जो पहले से है उसको पहले हम लोग कंज्यूम करेंगे। और जो इसमें क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आया है उसको पहले हम लोग आउट करेंगे। अब देखिए ये लाइन से ही समझ में आ गया। अब आप सोचिए कि हमारा पहले से था 1500 यूनिट। ठीक है, XY ईयर मान लीजिए कि 2000 ईस्वी। ठीक है, 2000। अब इस साल में क्या हुआ कि 300 और हम लोग खरीद लिए, तो ये जो 1500 था वो 85 रुपये पर यूनिट था, और ये जो 300 था वो 95 पर यूनिट खरीदा। तो हमारे पास जो टोटल हो जाती है वो हो जाती है 1800 यूनिट। क्लियर, 1800 यूनिट हमारे पास में सामान हो गया। अब ये कह रहा है कि 2000 X ईयर में, मतलब 2000वें ईस्वी में, है ना, 2000 में या 2001 जो मानना है मान लो आप, हमारा कंज्यूम होता है 600 यूनिट। अब ये 600 यूनिट कौन सा कंज्यूम होगा? ठीक है, अब इसमें क्या है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो पहले से है उसको खत्म करना है, तो ये 600 यूनिट जो खत्म होगा वो 1500 में से खत्म होगा। मतलब 1500 यूनिट जो थे पहले से, उसमें से 600 चला जाएगा, मतलब उसमें का 900, और बाद में जो 300 खरीदे थे ये बचेगा। ठीक है, सो 900 खरीदे थे तो 900 कितने रुपये था, ये जो था पहला वाला वो 85 रुपये, तो 85, और 300 कितने था, 95, तो कितने का स्टॉक बच जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। सो 900 इंटू 85, ओके, सो आई एम कैलकुलेटिंग 900 इंटू 85 विच इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76500, और 95 इंटू 300 ये हो जाएगा 28500। अब इसमें क्या है, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है 1,05,000। ठीक है, ये आपको आता है हमारा आंसर। अब ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें ना मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ डाटा। ये अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट रहता, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में लास्ट इन फर्स्ट आउट रहता, तो अब हमारे पास 1500 यूनिट है। ठीक है, 300 हमने Xवें ईयर में खत्म किया, तो Xवें ईयर खत्म होने के बाद कितना हमारे पास में इन्वेंट्री बचेगा, कितने सामान बचेंगे, कितने पैसे का बचेगा। ठीक है, तो लास्ट में जो आया है उसको पहले खत्म करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में कौन सा है, ये 300 यूनिट आया है, तो इसको पहले सेल करेंगे। तो ये 300, हमारे कंजम्पशन कितनी हुई है, 600। Xवें ईयर में कंजम्पशन हुई है 600, तो ये 300 खत्म हो गया, क्योंकि जो लास्ट में आया उसको पहले खत्म करते हैं, और इसमें से भी 300 खत्म होगा, कि टोटल 600 हमको खर्च करने हैं। 300 पहले ये खर्चा कर दिए, 300 ये किए, तो अब हमारे पास में 1200 बचे जो स्टॉक में थे, और ये जो स्टॉक में थे उसकी कॉस्ट कितनी थी, 85। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1200 बचे और 85 रुपीज़ वाला बचा, तो हो जाता है आंसर 1,02,000। अब अगर समझ में आ गया तो लीफो और फीफो पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना दोगे, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1,05,000 हो गया, इससे आसानी से नहीं समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन पूछे थे आपको APFC 2015 के एग्जाम में। कंसीडर एन इंडस्ट्री विद द फॉलोइंग फीचर, एक इंडस्ट्री है उसकी ये फीचर है। अब ठीक है, बजटेड मंथली फिक्स्ड कॉस्ट जो है सो 2,20,000 रुपया है। अब एक कंपनी है, ठीक है, उसमें उन्होंने बजट बनाया हुआ है कि भैया फिक्स कॉस्ट कि एक महीने में 2,20,000 का, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, है ना। सो 2,20,000 रुपया उन्होंने कि बजट करके रखे हुआ कि इतना हमको करना है खर्च। इसके बाद उस कंपनी की जो मंथली आउटपुट थी वो 12,000 पर स्टैंडर्ड लेबर आवर, पर स्टैंडर्ड लेबर आवर जो है वो कितना था मंथ में, वो था एक स्टैंडर्ड लेबर आवर किया, है ना, एक स्टैंडर्ड लेबर आवर में 12,000 आउटपुट था।
ठीक है, 12,000 कोई सामान बना रहा होगा, समझ गए। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट 25 रुपये पर लेवल, एक लेबर आवर पे, है ना। 12,000 स्टैंडर्ड लेबर आवर है नॉर्मल मंथली आउटपुट, और एक पर लेबर आवर पे 25 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट भी है। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी करने जाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है। जैसे आप कोई बिजनेस करोगे, कोई भी प्लान करते हो, तो आप सोचते हो चलो ठीक है 5 लाख रुपए हम रखते हैं, और हो सकता है 5-10% एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, जो वेरिएबल है वो हो सकता है प्राइस बढ़ गई, जिसके कारण आज आप कुछ प्लान बनाओगे तो हो सकता है जिस दिन आप खरीदने जाओगे उसके कुछ पैसे बढ़ जाएं, तो वो पर लेबर आवर पे 25 रुपया वेरिएबल कॉस्ट भी है। सो बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट क्या होगा। तो अब इसमें यहाँ पे मैं तो इसको ऐसे ही आपको समझा सकता हूँ, ऐसे ही बना सकता हूँ, बट आपको बताता हूँ कि ओवरहेड रेट क्या होता है। किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में या किसी सर्विस के जो होती है उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, उसके लिए कितना कॉस्ट एलोकेट किया गया, दैट्स अ ओवरहेड रेट। तो पूरी फैक्ट्री में कितना कॉस्ट हुआ, एलोकेट किया गया है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमें क्या है कि 2,20,000 हमें ये किए हैं, ठीक है। अब 2,20,000 रुपये में हमें पता है कि आउटपुट कितनी आ रही है, एक स्टैंडर्ड लेवल में 12,000, ठीक है, 12,000 आ रही है। तो अब इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 18.33 पर लेबर आवर हो जाएगा, ठीक है। सो 18.33 रुपये पर लेबर आवर लगेगा। आप समझ गए, ये 2,20,000 हमारा बजट है, हमारी आउटपुट 12,000 आ रही है, तो पर लेबर आवर जो आउटपुट होगी रुपये कितने लगेंगे पर प्रोडक्शन में, मतलब आउटपुट 12,000 कुछ बन रहा है, 2,20,000 रुपये हमारे पास में है, तो 18.33 लगेगा ना, क्लियर। सो 18.33 रुपीज। और इसमें कह रहा है कि भाई तो बजटेड है, लेकिन पर लेबर आवर पे 25 रुपये का वेरिएबल ओवरहेड रेट भी है। मतलब कुछ ऐसा है जो वेरिएबल कॉस्ट है, बिजली का बिल बढ़ गया है ना, कोई सामान का दाम बढ़ गया है ना, वेज बढ़ गया, कुछ भी ऐसा होगा, तो वेरिएबल भी 25 रुपया है पर लेबर आवर के लिए। तो टोटल जो होगा हमारा जो ओवरहेड होगा वो 43.33 पर लेबर, एक लेबर आवर पे खर्चा होगा, एक लेबर के आवर पे, एक आवर पे ₹43.33 ये खर्चा होगा। अब अगर मान लीजिए कि आप इसको अगर कुछ नहीं, ओवरहेड रेट के बारे में भी नहीं पता होता, तब भी अगर आप बनाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई बजट इतने पैसे हैं 2,20,000, 2,20,000 में आउटपुट आ रहे हैं 12,000, और तो टोटल हमारे जो आउटपुट कितनी हो जाएगी, 2,20,000 बटे इतना पर स्टैंडर्ड लेबर करते हैं तो पर लेबर आवर आ जाता हमारा, और पर लेबर आवर जो आ जाता उसमें वेरिएबल वाला ऐड कर देते, तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों होकर के पता चल जाता कितना है ये। वैसे मैंने इसमें फॉर्मूला ये कर दिया है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इस 3 क्वेश्चन में क्या है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत अगर आपको पता है तब भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर कुछ नहीं पता है तो इसको आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, क्लियर। अब हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की क्वेश्चन है। इन केस ऑफ गोल्ड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द गोल्ड इज, क्या होगा, डिलीवर्ड, सोल्ड, माइंड, आइडेंटिफाइड टू बी माइंड। सोना के मामले में आपको रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है। सो पहली चीज़ क्या है, आपको माइंड में 2 चीज़ें हैं, इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है। पहली क्या है कि रेवेन्यू क्या है, और दूसरा टर्म आपको दिख रहा है अकाउंटिंग पीरियड क्या है, ठीक है। मैं एक एक टर्म आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो रेवेन्यू क्या होता है कि आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि कोई कंपनी कोई कंपनी है उसकी जो इनकम होती है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, एक पर्टिकुलर समय में, है ना, जो कंपनी की इनकम होती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। इतना आसानी से याद रखिए, रेवेन्यू जब भी देखिए तो समझ लीजिए इनकम ऑफ अ कंपनी इन अ पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि ये एक टाइम फ्रेम है जो जनरली 1 साल का होता है ना, जिसमें जो बिजनेस होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है ना, कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारा इस पूरे साल क्या रहा है, जिसको आप फाइनेंशियल ईयर बोलते हो, ठीक है। तो जनरली अकाउंट उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो जनरली अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 साल के लिए होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड आप समझ गए हैं कि जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है पूरे साल का, है ना, तो वो हो गया अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू आपको समझ में आ गई। तो गोल्ड के केस में हम इनकम क्या लिखेंगे, गोल्ड के केस में अब मान लीजिए कोई माइन है, ठीक है। सो माइन में क्या होगा कि इसमें माइन का इनकम क्या होगा, जो गोल्ड माइंड होगा वही उसका इनकम होगा। ये नहीं कि जो गोल्ड सोल्ड हो गया या डिलीवर हो गया वो इनकम नहीं होगा, जितना माइन कर दिए वो इनकम है। सो इन द केस ऑफ गोल्ड द रेवेन्यू इज जो गोल्ड माइंड होगा, जितना गोल्ड माइन हुआ, है ना, तो वही आपको
जितना सोना आप निकाल दिए अंदर से, समझिए कि वो आपकी इनकम हो गई। क्लियर? सो उस वो रिवेन्यू में हम लोग मान लेंगे। तो वो गोल्ड के केस में आप समझ गए रिवेन्यू क्या हो गया, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना गोल्ड को माइन किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है। समझ गए? ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंस टू बी मैच्ड विथ रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन। अब जो खर्चा है, एक्सपेंस मतलब खर्चा है ना, रेवेन्यू मतलब इनकम, सिंपल सी बात है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में मतलब पुराने पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार से जो खर्च को किसके साथ मिलाया जाता है, किस कॉस्ट पे। तो अब इसमें क्या क्या 3-4 कॉस्ट है, और ओरिजिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कैश कॉस्ट। मैं सारे समझाता हूँ, आप आंसर खुद दे दोगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है कि वो कॉस्ट है जिसमें कोई भी एसेट को आप खरीदने जाते हो तो जो पैसे लगते हैं, कोई भी एसेट को खरीदने जाते हो तो जो प्राइस आपको देना होता है, दैट्स ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है? सो एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंस टू बी मैच्ड विथ, है ना, खर्चा और इनकम को मैच करते हैं किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो आंसर क्या हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि जिस पे आप खरीद के लाए हो ना उसी पे तो आप मैच करोगे। अब एक है हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, वो पैसा है ना, जो मान लेते हैं कि कोई एसेट है, कोई मशीन है ना, उसको आप बेच करके नया ले सकते हो, उसको रिप्लेस कर रहे हो, तो उस पर जो कॉस्ट लगता है वो होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सिंपल लैंग्वेज। तो कैश कॉस्ट क्या होता है, कैश कॉस्ट होता है जैसे मान लेते हैं कि कुछ पैसे आप जो कंपनी खोलते हो या कहीं पे भी जाते हो, कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें कैश में पेड होती है, तो जो कैश में पेड होती है उसको बोलते हैं कैश कॉस्ट। एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, देखिए, अब मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि आपके पास टाइम है, अभी पेपर होने वाली है 2 जुलाई को। अब इसमें क्या है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पढ़ लो, है ना, पढ़ाई करनी है, या दूसरा आप क्या कर सकते हो, मूवी देख लो। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन, और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके पास में, किससे बात कर लें, है ना। तो अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप अगर मूवी देखने जाते हो तो क्या होता है, आप 3 घंटा यहाँ वेस्ट किए, और इसके साथ साथ कितना 400-500 की टिकट मिलती है आजकल, 500 की टिकट लिया। ठीक है, तो ये पैसा लगा, इससे बढ़िया क्या होता कि आप क्या करते हैं, आप एग्जाम है तो आप क्या कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। ये हो गया कि एक अपॉर्चुनिटी को चूज करने पे दूसरा अल्टरनेटिव लॉस होता है, दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लो कि आपका किसमें सही है। ठीक है, सो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव्स व्हेन वन अल्टरनेटिव, कोई तो एक ही चीज करोगे ना, या तो पढ़ोगे नहीं तो मूवी देखोगे। ये मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, ठीक है ना, जो आप पढ़ाई पे खर्चा करते हैं या पैसा किताब खरीदने पे करते, वो आप जा करके क्या कर लिया, मूवी कर लिया। ठीक है ना, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो गया कि लॉस ऑफ वन अल्टरनेटिव्स व्हेन यू आर चूजिंग वन अल्टरनेटिव्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ गए आप, ये आपको एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है। ठीक है, सो आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कोई बात नहीं है, सारी टर्म मैं आपको समझाता हूँ। पहला है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो बिजनेस शुरू करने से पहले, है ना, आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा, है ना। बिफोर द इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को शुरू करने से पहले भी प्लानिंग वगैरह जिसमें भी है कुछ पैसे खर्चा होते हैं, दैट्स अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। समझ गए? ओके, ये आपको गलत ट्रांसलेशन यहाँ पे आ गया है, पुराने वाले का आ गया है। ओके, सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होगा वो एग्जाम्पल हैं किसके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप समझ गए कि वो एक्सपेंस, वो खर्चा जो आप कोई बिजनेस को शुरू करने से पहले या बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले खर्चा करते हो। ठीक है, अब क्या है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आज आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि आगे हमको पैसा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इस साल आप कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, आज आप पढ़ाई पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन ले रहे हो तो वहाँ पे पैसा खर्चा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो,
क्योंकि आपका इंटेंशन है कि हम बाद में इससे पैसा कमाएंगे, नौकरी लगेगी पैसा कमाएंगे, दैट्स अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में अगर आप कुछ आज पैसा खर्चा कर रहे हो, कल पैसा कमाएंगे उसके लिए, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी यही होता है कि आज हम पैसा खर्चा कर रहे हैं बिजनेस शुरू करने से पहले, कि बाद में हमको बिजनेस करेंगे तो हमको पैसा आएगा। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आर द एग्जांपल ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे मान लेते हैं आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे, कुछ एसेट्स खरीद लोगे। तो कंपनी भी कुछ एसेट्स बनाती है, अपना बिल्डिंग खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, और भी कुछ कुछ एसेट्स होगा। सो वो एसेट्स जो खरीदने में जो पैसा लगता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, क्लियर? जैसे मान लीजिए कि अभी आपका घर, जो भी जहाँ पे भी बिल्डिंग, जहाँ पे भी आप बिजनेस है आपकी, वो जगह सही नहीं है, दूसरे जगह आपने एसेट्स खरीदा, दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज कैपिटल गेन? ये समझ में आपको आ रहा होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पहले पैसा लगाकर कंपनी खोला। अब क्या होगा कि आज की वैल्यू पे उसकी प्राइस बढ़ गई, कुछ दिनों में प्राइस बढ़ी ना। आप अगर मान लीजिए कि आज आपने ज़मीन खरीदे कुछ, ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ गया तो उसको बेच दिए, दैट्स अ कैपिटल गेन। समझ में आ गया? इस पे जो, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख में कोई चीज़ खरीदा, 5 साल के बाद उसको 2 लाख में बेच दिया, ठीक है ना, तो 1 लाख की आपको प्रॉफिट हुई, है ना। तो ये जो होगा, ठीक है ना, 5 साल आप इसको क्या किए हो, होल्ड किए हो, रोके हो, तो वो हो गया कैपिटल गेन। तो ऐसा कंपनी भी, बिजनेस में भी ऐसा होता है। सो दैट्स अ कैपिटल गेन हो गया। अब बचा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए हर दिन का कुछ तो खर्चा होगा ना, एवरीडे ऑपरेशंस, तो वो बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर? होप आपको सारा समझ में आया होगा। ये एक्सप्लेनेशन है। और डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ, डिप्रिसिएशन हो रहा है। अब डिप्रिसिएशन पता है, आज आप शोरूम में जाओ, गाड़ी खरीद के लाओ, जैसे बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू कम हो गई। उसके बाद अगर आप 5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो तो 5 लाख में बिकेगी नहीं, दैट्स अ डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो पता नहीं है आपको। आपके पास जो भी सामान है, आपका फ़ोन है, कुछ भी है ना, आप आज आईफोन खरीद के लाओ, आज कोई फ़ोन खरीद के लाओ, कल बेचने जाओ, उसकी कॉस्ट सेम नहीं रहेगी, दिन पे दिन उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मशीन है, मशीन चलती रहती है तो उसकी भी वैल्यू गिरती रहती है। ठीक है, जब साल दर साल चलेगी कोई भी इक्विपमेंट, कोई मशीनरी या कोई भी एक्सपेंसिव टूल्स वगैरह हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिप्लेट होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। समझ में आ गया? अब क्या है, ये पिछले क्वेश्चन का इसमें आ गया है ना। प्रारंभिक खर्च किसका उदाहरण है? ये हम लोगों ने किया था, आस्थगित राजव्यय। ये आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे हिंदी आ गया हुआ है। ठीक है, इसकी हिंदी नहीं है। डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किसका एग्जांपल हो गया? अब हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ गए कि भाई फ्यूचर के लिए हम पैसा कुछ आज खर्चा कर रहे हैं, तो ये होगा नहीं डिप्रिसिएशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है कि आप अगर कोई एसेट को एक्वायर करते हो, नया कुछ लेते हो, नया कुछ बदलाव करते हो, तो उसमें जो पैसा लगता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये डिप्रिसिएशन होगा नहीं। कैपिटल गेन, आप कुछ, आपकी पहले की संपत्ति है उसको आप बेच रहे हो, तो उसको जो गेन होता है वो कैपिटल गेन हो गया, वो होगा नहीं। ये जो है डे टू डे एक्सपेंस है। जैसे मान लो हर दिन मशीन चल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू गिरती रहती है, डिप्लेट होती रहती है ना, तो दैट्स अ डिप्रिसिएशन। से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस में आता है डिप्रिसिएशन। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS क्या है? सो IFRS जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब मान लीजिए आप बनाते हो क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें कैसे क्या लिखना है, कुछ एक स्टैंडर्ड्स तो होगा ना, नहीं तो जिसको जो मन होगा वैसे करेंगे। ठीक है, सो वो स्टैंडर्ड कौन फिक्स करता है? वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड जो है वो एक स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाला जाता है। अभी डेवलप कौन करता है और मेंटेन कौन करता है? वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडिंग बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड ये निकालती है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। उसी के तहत सारे लोग अकाउंट अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द सम इंश्योरेबल। कितना सम इंश्योर किया गया हुआ है?
अगर मान लेते हैं कि किसी कंपनी में 1 मार्च 2016 को आग लगती है ना। कब लगती है आग? 1 मार्च 2016 को। अब उसका क्या है कि 1 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016 तक 29 फरवरी 2016 तक उसकी जो टर्नओवर है वो है 88,000। एग्रीड जीपी रेशियो 20। स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज ऑफ टर्नओवर बाई 10%। अब मैं इसको आपको समझाता हूं। पहले तो आप समझ लो कि जीपी रेशियो क्या होता है। दैट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उसमें क्या है कि कंपनी को ऐसा फील होता है कि हमारे पास जितना पैसा है, हमको जितना सामान है, उसमें हमको इतने के प्रॉफिट मिल जाएगी। दैट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है ना। तो अब हम मान लीजिए कि आप सारे लोग इंश्योरेंस कराते हैं, है ना। कंपनी इंश्योरेंस कराती है, पता नहीं कब आग लग जाए, कुछ भी हो जाए। तो एक कंपनी कहती है कि भाई हमारा जो टर्नओवर था इस साल का 1 मार्च 2005 से, जैसे मैं आज गया कराने, तो मैं बोलूँगा कि आज से लेकर के मतलब कि अगले साल तक 1 अप्रैल 2023 से लेकर के जो भी डेट होगी, अगला 31 मार्च तक हमारी जो टर्नओवर है वो कुछ है 88 लाख है, ठीक है, ये है। और ऐसा हो सकता है कि इसके कुछ ज़्यादा भी हो, है ना, कि टर्नओवर हो सकता है कि बढ़ भी जाए, किसी सर्कमस्टांस से किसी का प्राइस बढ़ गया, किसी का प्राइस घट गया, इस चक्कर में तो हमारा टर्नओवर बढ़ भी सकता है। तो इतना तो टर्नओवर है, बट ऐसा हो सकता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेज में जो है हमारा टर्नओवर बढ़ भी सकता है, ठीक है, 10%। तो हम जा करके बोलेंगे कि भाई देखो इतना हमारे इतनी की पूंजी है, इतने हमारे पास में टर्नओवर है, और हमारा 10% बढ़ भी सकता है, ठीक है। और हमारी तो टर्नओवर इतनी हो गई, सो 88 लाख हमारा टर्नओवर है, और उसमें 10% बढ़ भी सकता है, समझ भी। तो 10% बढ़ रहा है, कंपनी को जाके आप बोल रहे हो कि भैया 88 लाख तो मेरा है टर्नओवर इतने से इतने का, और इसके बाद हमारा 10%, क्योंकि आप जब इंश्योरेंस कराते हो तो पहले इंश्योरेंस कराते हो ना, तो पहले आप बताते हो ना, तो 10 लाख 10% की इंक्रीज है, तो 110 बाई 100 अगर आप करते हो तो ये आता है आपको 968,000, ये 968 मतलब 9,68,000, ठीक है, 96,80,000, सॉरी 96,80,000 रुपया हमारा तो टर्नओवर ही हो जाएगा। और जो टर्नओवर है उससे नहीं है, हम जो साइन किए हैं इंश्योरेंस पेपर पे कि 20% हमारी प्रॉफिट होगी, तो अब जो कंपनी कितना पैसा देगी वो पूछ रहा है। अब जब हम कंपनी को जाके बोले थे, कंपनी को तो हम उसी के अनुसार से प्रीमियम दिए थे ना कि 88 लाख रुपया हमारा टर्नओवर है, सो 88 लाख टर्नओवर है हमारा, यही जाकर के कंपनी को हमने बोला था। और ये भी बोला था कि भाई 88 लाख तो अभी बोल रहा हूं मैं, लेकिन हो सकता है कि 10% ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया 96,80,000 टर्नओवर का। और हमने कहा था कि जो भी टर्नओवर होगा उस पर हमारा प्रॉफिट भी है हमारा 20% का, मतलब 20% और ज़्यादा कर लो। तो जो उनको पैसे देने होंगे वो आपको देने होंगे, कितने देने होंगे? ओके, सो अब ये क्या हो गया कि 96,80,000 रुपीज हमारा ये टर्नओवर हो गया। अब ये पैसा कितना देगा? तो अब इसमें एग्रीड हमें क्या किया था कि 20% की प्रॉफिट होगी, तो ये हम गलत निकाल रहे थे, ऐसे नहीं करना है हम लोग को। क्या करना है, ये जो 20% की अगर मान लेते हैं कि हमारा सामान जल गया, ठीक है, तो हमने इतना पैसा लगाया हुआ था, वो उस आग में चला गया, ठीक है। तो हमारा जो टोटल जो उसमें जो भी बिल्डिंग था उसमें 96,80,000 का संपत्ति था, लेकिन उसको यूज करके हमें प्रॉफिट कितना होने वाला था? 20%, ठीक है ना। जैसे मान लो इतना पैसा लगाया तो प्रॉफिट हमें कितना होने वाला था? 20% का। तो जो इंश्योरेंस है वो प्रॉफिट पे हो जाएगा। सो 9,68,000 जो होंगे, सॉरी 96,80,000, उसमें हम लोगों को 20% का प्रॉफिट, वही पैसा आपको वो दे देगा, ठीक है। कि अगर ये सामान रहता तब भी तो आपको इतना ही का प्रॉफिट, इतना ही पैसा का प्रॉफिट होता ना, तो ये पैसा हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो 96,80,000 इनका 20% अगर हम करते हैं तो ये क्या होता है? 19,36,000, सो 19,36,000 आपको वो देगा। पूरे टर्म इंश्योरेंस का 20% ही हमने एग्री किया था कि इतना पैसा हमको चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
तो इतना ही पैसा का हमने किया था, तो हमें ये पैसा मिल जाएगा 19,36,000। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, या आप ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रियल अकाउंट, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट। ये पता होगा तो आपका काम ही बन जाएगा। तो रियल अकाउंट क्या होता है कि जैसे कोई भी एसेट हो, या तो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टेंजिबल होता क्या है। सो टेंजिबल एसेट होता है जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना। और नॉन टेंजिबल है जैसे किसी कंपनी का गुडविल है, ब्रांड है ना, कॉपीराइट है, कुछ पेटेंट्स करा के रखे हुए हैं। तो ये दोनों, ये जो भी है एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, सब हो जाएगा रियल अकाउंट। ठीक है, वो सब रियल अकाउंट में हो जाएगा। बस नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें लिखा रहा इनकम जो भी हो, है ना, गेन, लॉस, एक्सपेंस, ये सारा मेंशन होगा, तो वो हो गया नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसका नाम भी है ना, आय व्यय लेखा। तो आंसर आपको पता चल गया। इनकम और एक्सपेंस किस में लिखा रहता है? नॉमिनल। अगर आप हिंदी देखते हैं इसका, तो आय और व्यय लेखा क्या होता है, और आय व्यय लेखा। सो जो हिंदी जिनको समझ आती है वो एक बार हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देख लीजिए, आय और व्यय लेखा क्या होता है, आय व्यय लेखा ऑप्शन में है। सो नॉमिनल अकाउंट। तो व्हाट इज ए कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट वो होता है जैसे कि किसी पर्टिकुलर टाइम में, है ना, किसी समय में, है ना, नेटवर्थ क्या है किसी बिजनेस का, दैट्स अ कैपिटल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें किसी इंडिविजुअल का होगा, है ना, इंडिविजुअल कंपनी का या इंडिविजुअल फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट होगा, वो हो गया पर्सनल अकाउंट। वैयक्तिक लेखा। ठीक है, संपत्ति लेखा समझ गए, किसी भी तरह का एसेट्स हो, चाहे वो टेंजिबल हो, सब रहते हैं उसमें। इनकम एक्सपेंस से सारे इसमें रहते हैं, नॉमिनल में, है ना। कैपिटल अकाउंट में जो एट दैट पॉइंट पे जो भी कंपनी का नेटवर्थ होगा वो हो गया, है ना। ये आपको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि लेगेसीज क्या है? वसीयत, है ना, मूवी में देखा होगा, है ना, वसीयत पढ़ी जाती थी, है ना। सो वसीयत क्या होता है? पूंजी कैपिटलाइज एंड टेकन टू बैलेंस शीट। वसीयत को कहाँ लिखी जाती है? ट्रीटेड एज इनकम, क्या उसको इनकम माना जाता है, क्या उसको खर्चा एक्सपेंडिचर माना जाता है? कैपिटलाइज एंड टेकन टू सस्पेंस, क्या उसको सस्पेंस अकाउंट में रखी जाती है? ठीक है। अब देखो लीगेसीज क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो अब आपको पता चला कि जैसे कभी फादर हुए हैं, ग्रैंडफादर हुए, अब उनकी वसीयत पढ़ी जाती है। तो वसीयत में क्या हमेशा फ़ायदा ही होता है? आप मूवी में देखे होंगे कि वसीयत में कभी कभी उसकी जो लायबिलिटीज होती है, कर्ज वर्ज लिया रहता है, वो भी लेके चला जाता है। तो जिसके नाम पे लिगेसी होगी उसकी वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सो लिगेसीज है जो विल पावर बनती है, मतलब कि वकील को बुला करके, है ना, ठीक है ना। सो टर्म्स ऑफ अ विल पे कोई भी एसेट और लायबिलिटी किसी को ट्रांसफर करना, वो होता है लिगेसीज। वो कंपनी भी करती है। अब कोई कंपनी अगर कोई कंपनी को ट्रांसफर कुछ कर रहा है तो उसकी एसेट्स करेगा तो लायबिलिटीज भी करेगा। ठीक है, तो इसको आप कहाँ लिखेंगे ये पूछा जा रहा है। सो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट में रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके पुरखों की जमीन है तो आपकी पूंजी हो गई ना, तो दैट्स अ कैपिटल रिसिप्ट। सो कैपिटलाइज एंड टेकन टू बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में अगर नुकसान भी होगा तो आप उसमें कैपिटल में लिखेंगे, है ना, बैलेंस शीट में करेंगे। नाउ व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट आपको पता है, जो ये है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कोई कंपनी अपना लिखती है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना खर्चा हुआ, क्या एसेट्स है हमारा, क्या लायबिलिटीज है, क्या इक्विटी है, शेयर, ये सारी चीज़ें लिखती है। सो लिगेसी जो है वो आपको कैपिटल रिसिप्ट होती है, वो आपको बैलेंस शीट में लिखी जाती है। क्लियर? ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू। अब एबनॉर्मल लॉस पहले होता क्या है? एबनॉर्मल लॉस पहले क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसी सिचुएशन आ गया, जैसे हम सोच रहे हैं कि 500 हमारा प्रोडक्शन होगा कोई भी चीज़, लेकिन 500 नहीं होकर के उससे कम हो गया, और वो कम हो गया, वो किसी मैनेजमेंट के कंट्रोल में भी है नहीं, ऐसी फैक्टर्स हो गई, जैसे कि
मशीन खराब हो गया, पावर आउटेज हो गया, है ना, मशीन खराब हो गया, ठीक है ना, तो इस कारण से होती है एबनॉर्मल लॉस। मतलब जिसका मैनेजमेंट का उस पर कोई ये नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो वो लॉस जो होता है, ठीक है ना, उसके कारण जो लॉस होता है दैट्स एबनॉर्मल लॉस। तो वो लॉस जो होता है वो कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो, या कंसाइनी अकाउंट में, या कंसाइनमेंट अकाउंट में, या इनकम या एक्सपेंडिचर। अब आप समझिए इसमें प्रॉफिट और लॉस कब होगा? जब मान लेते हैं कि अगर 500 का प्रोडक्शन था, 5 का 100 का प्रोडक्शन होता और उसको सेल करने में उसको प्रॉफिट होता या लॉस होता, तब प्रॉफिट लॉस। जो बना ही नहीं है, 500 की प्रोडक्शन करनी थी, बनी 400, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको कहाँ से आप लिखोगे? सो दिस इज नॉट अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना, अब ये खर्चा हुआ कमाया, इसमें आपको लॉस को कहाँ से लिखेंगे? तो बना ही नहीं है आपको, हमें बनाना था 500, बना 400, ठीक है ना, तो लॉस हुआ ना। अब इसमें क्या है, अब 500 जहाँ पे निकलने थे प्रोडक्शन, वहाँ पे 400 ही हुई है ना, तो कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, तो प्रॉफिट कम हो गई। जैसे हमें इतने को बनाने में 500 लगते थे, अब हम 400 ही बना पाए, तो हमें 500 बनाने में इतने जितने कॉस्ट पड़ते थे उतने कॉस्ट तो 400 बनाने पड़ गए, तो ये थोड़ी महंगी पड़ गई हमको बनाने में, और महंगी बनाने में हो गई लॉस के कारण, है ना, तो अब क्या हो गया, इसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। समझ में आया? अब एक होता है कंसाइनी और कंसाइनर। क्या होता है देखो, जैसे गुड्स आप बना रहे हो, तो जिसको भेजा जाता है उसको बोलते हैं कंसाइनी। पार्टी टू हुम गुड्स आर सेंट, दैट्स अ कंसाइनी। और जो भेजता है उसको बोलते हैं कंसाइनर, ठीक है। तो अब कंसाइनी के अकाउंट में क्यों लिखोगे आप? जिसको आपको गुड्स भेजना है, मतलब 500 उन्होंने डिमांड किया था, आपको 500 भेजना है, तो उसके अकाउंट में कैसे लिखोगे? उनको तो भेजा ही नहीं आपने, आपने तो 400 ही भेजा है उनको, तो 100 भेजा ही नहीं, तो कंसाइनी अकाउंट में लिखेंगे नहीं, तो वो लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में। क्लियर? कंसाइनमेंट का जो अकाउंट है कि इस कंसाइनमेंट में हमें ये 500 के बदले में 400 गया है, सो कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस लिखी जाती है, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर द जॉइंट वेंचर, तो अमाउंट किसमें? अगर मान लेते हैं कि जॉइंट वेंचर मतलब क्या हो गया, संयुक्त उद्यम, कोई बिजनेस है उसमें एक से ज़्यादा लोग हैं, तो संयुक्त उद्यम के लिए अगर कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो जो पैसा लगता है वो कहाँ पे लिखी जाती है? ठीक है, जैसे न्यू इन्वेंट्री आपने कुछ खरीदा, है ना, तो वो परचेज अकाउंट में लिखी जाती है, या जॉइंट वेंचर अकाउंट में, या वेंचर्स कैपिटल अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस में। अब प्रॉफिट खरीद रहे हैं तो उसको प्रॉफिट लॉस में क्यों लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में तो वही लिखेंगे जो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे। परचेज अकाउंट में जो होता है, परचेज अकाउंट में वो चीज़ें लिखी जाती है, ठीक है ना, वो जो नया इन्वेंट्री अगर कुछ खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट में लिखी जाती है। तो बोलेगा कि सर तो यही आंसर हो जाएगा कि व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर द जॉइंट वेंचर, लेकिन जॉइंट वेंचर के लिए अगर खरीदाया जाता है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में लगाता है, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस है, अगर आप परचेज कुछ कर रहे हो, इन्वेंट्री कुछ सामान खरीद रहे हो स्टॉक में, तो वो परचेज अकाउंट में चला जाता है। क्लियर? अदरवाइज ये जॉइंट वेंचर अकाउंट हो जाएगा। वेंचर्स कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि जो वेंचर्स हैं जॉइंट वेंचर, उसकी पूंजी, है ना, तो उस अकाउंट में नहीं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में ये लिखेंगे, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉफिट 25% दिया हुआ है किसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, जो वस्तु को बेचना है उस पर 25% का प्रॉफिट हुआ, और बेचने पे हमें मिला है 20 लाख रुपया, तो पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। अब हम इसमें क्या करते हैं ना, आप प्रॉफिट लॉस अगर पढ़े हो तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इसके लिए स्पेशल अकाउंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट जो होगी उसकी, पहले तो कॉस्ट पता होना चाहिए, कॉस्ट ₹X हुआ, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी वो X का 25% की प्रॉफिट हो रही है, तो 125/100, और सेलिंग का बता दिया कितने में सेल किया था, 20 लाख, ठीक है। सो क्या हो जाएगा X की वैल्यू? ये हो जाएगी 20 लाख, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है, 20 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो ये कितना हो जाएगा आपको देख लो, इट्स 20 लाख इंटू 100 डिवाइड 125 विच इज 6
16 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 16 लाख। ठीक है, सेल्स हुआ था 20 लाख का। तो अब पूछा प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, 4 लाख की प्रॉफिट हुई। आसान सा क्वेश्चन था, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ब्रांच अकाउंट अंडर द डेब्टर सिस्टम, ऋण प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा। ब्रांच अकाउंटिंग पहले क्या होता है वो पता होना चाहिए। ब्रांच अकाउंटिंग एक सिस्टम है जिसमें कि सेपरेट अकाउंट्स होगा हर ब्रांच के लिए। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा ब्रांच है, इस लोकेशन पे इस लोकेशन पे, तो उनकी होनी चाहिए सेपरेट अकाउंट। ठीक है, क्लियर। तो सेपरेट अकाउंट होगा तो वो किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। ब्रांच अकाउंट अंडर डेब्टर सिस्टम जो होगा वो नॉमिनल अकाउंट में होगा। ठीक है, रियल अकाउंट में होगा नहीं। रियल अकाउंट आपको पता है क्या होता है ना, जितनी भी एसेट्स हैं सबका। पर्सनल अकाउंट आपको पता है। ठीक है, लायबिलिटी में होगा नहीं, देयता। ठीक है, सो ऋण वाला जो होगा डेब्टर सिस्टम जो होगा वो हो जाएगा नॉमिनल, क्योंकि आय व्यय है ना। नॉमिनल वे में क्या होता है आपको बताया था मैंने। नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस इनकम जो भी है ना, इनकम एक्सपेंस सब इसी में आता है। ठीक है, सो हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी एपोर्शन्ड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पावर का जो कॉस्ट है वो कितना होगा। विद्युत शक्ति की लागत विभिन्न विभागों में किसके अनुसार प्रभावित की जानी चाहिए, जितना यूज होगा, है ना। सो प्रपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। अब ये कैसे निकालेंगे कितना डिपार्टमेंट किस में यूज हुआ है, किस डिपार्टमेंट कितना यूज हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे कि कितना मशीन है डिपार्टमेंट में। ठीक है ना, सो मान लीजिए कि जितने मशीन है, सो नंबर ऑफ मशीन, सॉरी कितना पावर चाहिए मशीन को, पावर रिक्वायर्ड। मशीन चलाने के लिए पावर चाहिए ना, बाय द मशीन। तो मशीन को जितना पावर चाहिए और कितना टाइम तक वो चल रहा है ना। तो आप कितना टाइम तक वो ऑपरेट हो रहा है, ये हो जाएगा आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी पता चल जाएगा कि ये इस मशीन को इतना पावर लगता है, तो कितना मशीन है उसके कितने पावर लगते हैं और कितना देर चलता है, वो अगर हम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रिक पावर हमको यूज हुआ है। अब इसमें तो जनरल साइंस था, इसमें कुछ करना नहीं था। अब क्या होता है, सो पावर और इलेक्ट्रिसिटी का पावर किस में होता है, हॉर्स पावर में। सो हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाई मशीन आवर, दिस इज द आंसर। ओके, अब इसमें कोई अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट तो लगाना नहीं था, दिस वन इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड। कंपनीज एक्ट 2013 के किस शेड्यूल में, किस अनुसूची में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है वो फॉर्मेट दिया हुआ है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल शेड्यूल होती कितनी है। कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल शेड्यूल हैं 7। सो पहला शेड्यूल में है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स। दूसरे में डिप्रिसिएशन के बारे में है, डिप्रिसिएशन। ठीक है, तीसरे में है बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट। तो आंसर क्या हो गया 3। चौथे में है कोड ऑफ फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए जो कोड होगा वो चौथे में होगा। पांचवें में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। छठे में क्या है, 6 में है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में, इंफ्रा प्रोजेक्ट। और 7वें में है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ये सातों याद रख सकते हैं, ये आपको एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर आप पार्टनर बना रहे हो, 2 लोग साथ को ओपन कर रहे हो तो बनती है एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस को शेयर कैसे करेंगे। एक तो होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो पता है कि 50% तुम लोगे, 50% हम लेंगे, या 60% हम लेंगे, 40% तुम, जो जितना पैसा लगाता है। अच्छा, जो भी रीजन है, आप अगर कंपनी खोल रहे हो तो आप 2 लोग मिलकर विचार किए कि इतना परसेंट तुम, तो वो एग्रीमेंट बनती है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर कैसे शेयर होगा। तो अगर प्रॉफिट लॉस को शेयर करना है और एग्रीमेंट नहीं है तो सबको इक्वल मिल जाएगा, जितने भी पार्टनर होंगे सबको इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, अगर एग्रीमेंट है तो जो भी होगा 60%, 40% जो भी बनाया होगा वो मिलेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, इक्वली मिल जाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो ये प्रॉफिट लॉस में इक्वली मिलता है। अब जो पार्टनर्स की कैपिटल है
पूंजी लगाएंगे, पार्टनर्स है ना, तो कैपिटल है उस पर कितना इंटरेस्ट देना है ये सब अगर करना है ना, तो ये अगर लिखा नहीं हुआ है तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। मतलब कि आपको एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि हमारा जो कैपिटल है उस पर इतना रुपए का इंटरेस्ट हमको देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए पार्टनर से लोन हो, पार्टनर्स लोन, इन पार्टनर लोन पे कितना, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं हम दो लोग अकाउंट ये खोले, कंपनी खोले, अब मैंने कंपनी को कुछ को पैसे की जरूरत पड़ी, हमने दिया, तो उस पर कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 6% पर एनम, अगर कोई है पहले से बात है कि इतना परसेंट देना है तो ठीक, नहीं तो 6% देंगे, ठीक है। ये सारा है। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 2021 में जो क्वेश्चन पूछे थे वो करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। अब ट्रायल बैलेंस होता क्या है, अभी देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस क्या है। सो ट्रायल बैलेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है ना। अब उस स्टेटमेंट में है जिसमें बहुत सब लेजर के है ना बैलेंस होते हैं। अब लेजर क्या होता है पहले, सो लेजर होता है एक बुक जिसमें सारे अकाउंट्स एक प्लेस पे रहते हैं, चाहे वो रियल हो, सारे अकाउंट एक जगह पे होंगे, या पर्सनल हो, ठीक है, या नॉमिनल हो, सब एक जगह रहते हैं, उसको बोलते हैं ऑल ऑफ द अकाउंट्स इन वन प्लेस। सो लेजर एक बुक है दैट कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल इन वन प्लेस, एक प्लेस पे रहता है। अब ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है जिसमें बैलेंस दिखते हैं, है ना, टोटल कितना डेबिट है और टोटल कितना क्रेडिट है, ये सारे अकाउंट्स के लेजर के, इसमें कितने डेबिट क्रेडिट है, इसमें कितने डेबिट क्रेडिट है, इसमें कितने डेबिट क्रेडिट है, वो सब एक जगह होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इट इज ए स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरियस लेजर बैलेंसेज ऑफ एन एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। अभी देखिए आपको एनसीईआरटी से ली गई है, अ ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेज और टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर। लेजर में होते हैं सारे अकाउंट और उस सारे अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट को कौन शो करता है, ट्रायल बैलेंस, विथ अ व्यू टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट। Trial balance is an important statement in the accounting process as it shows the final position of all accounts and helps in preparing the final statement. ट्रायल बैलेंस से क्या फ़ायदा हो गया, अब सारा अकाउंट अलग अलग सब अकाउंट है, अब सबको एक जगह कर दिए तो उससे क्या हो गया कि आपको जो बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, फाइनल स्टेटमेंट, उसमें सहायता मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाता है, टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट्स इज सिंप्लीफाइड बिकॉज द अकाउंटेंट कैन टेक द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। अब सारे बैलेंस तो ट्रायल बैलेंस में है, तो अब अकाउंटेंट जो होगा, जो फाइनल स्टेटमेंट बनाएगा, वो पर्सनल को जाके देखेगा नहीं, रियल को जाके देखेगा नहीं, नॉमिनल को जाके देखेगा नहीं, एक जगह ट्रायल बैलेंस में जाएगा और वहाँ से, ठीक है, कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, सीधे वहाँ से सीधे डेबिट क्रेडिट उठाएगा और बना लेगा, ठीक है, क्लियर। अगला है कि वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, ठीक है। तो अब जो मशीन है, कोई मशीन आपने खरीदा है, ठीक है, तो उसकी मशीन को इंस्टॉलेशन में पैसा लगेगा, है ना, तो इंस्टॉलेशन में जो पैसा लगे उसके जो देने पड़ेंगे ना, वेज देने पड़ेंगे, जो मजदूरी होगी उसको इंस्टॉल करने में जो पैसा लगेगा, तो वो कहाँ पे लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वेज अकाउंट में लिखेंगे कि मशीनरी अकाउंट में, कि इंस्टॉलेशन अकाउंट में, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ना व्हाट इज वेज अकाउंट, ठीक है। वेज अकाउंट होता है जैसे कि वेज अकाउंट में जो वेज दिए जाते हैं और सैलरी दिए जाते हैं, है ना, वो मनी को लिखा जाता है वेज अकाउंट में, ठीक है ना। मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी निम्नलिखित में से किस खाते के नाम में डाली जाती है, तो वो हो जाएगा वेज अकाउंट में तो सिर्फ वेज और सैलरी के बारे में होती है। प्रॉफिट लॉस में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस जो पर्टिकुलर टाइम में होगा, प्रॉफिट लॉस होगा नहीं, है ना। तो ये जो होगा वो होगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। मशीन के नाम पे जो होगा कि मशीन पे जो भी खर्चा हो रहा है ना, उसके इंस्टॉलेशन में, ये सब तो हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, मतलब कि आप जो दोगे मशीन में पैसा, वो मशीनरी अकाउंट से निकाल करके दोगे। वेज अकाउंट, वेज अकाउंट से सैलरी और आप ये देते हो, मशीनरी अकाउंट से ये हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो वो इनकम इसमें देखते हैं, है ना। कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ओवर अ पर्टिकुलर टाइम, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है ना। अब क्या है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज करेंट लायबिलिटीज। देखो, चालू देयताएं, चालू देयताएं कब देय होती है, मतलब व्हेन आर करेंट लायबिलिटी पेएबल, कब देना रहता है
तो ये है कि करंट, पहले तो बात है कि लायबिलिटी होती क्या है। तो लायबिलिटी वो होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी से लोन लिया तो आपको उसको पे करना होता है ना, फ्यूचर में कभी ना कभी तो आपको देना पड़ेगा। सो द कंपनी भी लोन लेती है। सो कंपनीज ऑब्लिगेशन टू पे मनी टू द अदर पीपल या बिजनेस इन फ्यूचर, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी आप पे भी हो सकता है ना, किसी से पैसा लिए तो आपको फ्यूचर में देने हैं, सो दैट्स अ लायबिलिटी। तो व्हाट इज करेंट लायबिलिटी? तो करेंट लायबिलिटी होता है वो पैसा जो 1 साल के अंदर में देना है। सो विद इन अ ईयर उसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। मतलब बहुत तरह के पैसे होंगे, एक होगा जो कंपनी को 1 साल के अंदर में देने हैं, दैट्स अ करेंट लायबिलिटी। ऐसे भी लायबिलिटी होगी जो 2 साल, 4 साल, 10 साल पे भी दे सकते हैं, है ना। सो 1 साल के अंदर में जो देने होते हैं वो होते हैं उसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस सेम? क्या डेबिट क्रेडिट का तो ट्रायल बैलेंस का सेम होता है? अब हमने बात किया था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बताया था कि सारे लेजर का जितनी भी अकाउंट होती है, लेजर होती है जिसमें सारे अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल वगैरह, नॉमिनल, सब सारे अकाउंट होते हैं, सारे के डेबिट क्रेडिट आप लेकर के नोट करते हो। तो पूछ रहा है क्या क्या ट्रायल बैलेंस में, है ना, डेबिट और क्रेडिट का योग समान होता है? तो ऑलवेज तो होगा नहीं, यस ऑलवेज वाला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। नो बिकॉज इट इज नॉट अ बैलेंस, नो भी नहीं होगा, ये कंडीशनल है। अब ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसके 3 तरीके हैं। एक होते हैं टोटल मेथड, अब ये भी याद रखिए कौन कौन से मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए। सो टोटल मेथड, एक होता है बैलेंसेज मेथड, ठीक है, एक होता है टोटल्स कम बैलेंस मेथड। अब ये सबको डिटेल में पढ़ने की कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ये 3 मेथड होते हैं। अब क्या है कि ये डिफर होते हैं कि नहीं, ये पूछ रहा है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल जो होगा वो ट्रायल बैलेंस का सेम होता है कि नहीं होता है। सो टोटल मेथड में भी बोला जाता है कि हो सकता है सेम, है ना, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। सो क्या शेष परीक्षण के योग समान होता है? हमेशा समान नहीं होता है, कभी कभी उनका जो भिन्न होने का पर्याप्त कारण होता है। देयर आर सम टाइम गुड रीजन व्हाई दे रेफर। यस एक्सेप्ट वेयर द ट्रायल बैलेंस स्टेटेड एट द ईयर ऑफ एंड, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा नहीं होता है, बट ऐसा माना जाता है कि वो अच्छा तभी होगा, वो मिलता नहीं है ट्रायल बैलेंस का, बट ऐसा माना जाता है कि ये तभी अच्छा होगा जब ये ट्रायल बैलेंस जो होगा वो दोनों तरफ सेम होगा, ठीक है। इसमें आपको देख लीजिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द टोटल ऑफ डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड एग्री विद द टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम इन द ट्रायल बैलेंस, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि उसमें कुछ एक्यूरेसी है और वो उसमें हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें जो आंसर है वो हमने आपको बताया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट आर? पहला कौन सा बुक होता है? अब इसमें देखिए बैलेंस शीट है, कैश बुक है, लेजर है, जर्नल है। अब आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए। लेजर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कि लेजर होता है कि एक बुक होता है जिसमें सारे अकाउंट एक जगह पे रहते हैं, सिंपल सा है, खाता, उसको बही खाता, है ना, बही खाता है, उसमें पर्सनल अकाउंट भी है, रियल भी है, नॉमिनल है, सब एक जगह पे अकाउंट की डिटेल होगी। सो वो हो गया लेजर। एक होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पता है आपको कि फाइनेंशियल तुलन पत्र, है ना, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है किसी कंपनी का किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी टाइम पीरियड में जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होता है वो हो गया बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा लेजर, है ना। फर्स्ट बुक कौन सा होता है? अब है कैश बुक। कैश बुक क्या होता है कि जितना भी कैश रिसिप्ट होती है ना, और ठीक है ना, ऑल इंक्लूड्स, ठीक है ना, कैश रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट, जो कैश देंगे, बैंक डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सारे जो है जो होंगे, जो विड्रॉल करते हैं या बैंक में डिपॉजिट करते हैं कैश को, है ना, या कैश हमको जो एक रिसिप्ट होता है वो सारे लिखाते हैं कैश बुक में। अब जर्नल क्या होता है, ठीक है ना, जर्नल जो होता है रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन डन बाय बिजनेस, जितनी ट्रांजेक्शन की जाती है, रोज नामचा इसको बोलते हैं, हर दिन का जो ट्रांजेक्शन होता है डिटेल। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट होता है वो होता है बैलेंस शीट, जो है फाइनेंशियल में तैयार की जाती है। बट जर्नल जो है होता है वो हर दिन के रोज नामचा, इसका देखिए यहाँ से भी समझ जाते हैं आप, ठीक है ना। सबसे पहला फर्स्ट बुक जो होगा, प्रथम वही जो होगा वो जर्नल होते हैं, क्योंकि इसमें रोज के रोज का डिटेल लिखा जाता है। सो जर्नल इज द फर्स्ट बुक जहाँ पे बिजनेस यूनिट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, पहला, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट?
अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, और एक होती है नेट प्रॉफिट। अब दोनों में अंतर आपको समझाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि पूरी ग्रॉस इनकम जो भी होगा, है ना, मतलब रेवेन्यू माइनस कितना, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई गुड्स खरीदा, है ना, तो गुड्स अगर आप खरीदा, है ना, तो जो पैसा मान लीजिए कि अगर 500 में खरीदा, है ना, और 600 में बेच दिया, तो 100 का हुआ, ये दैट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन यही नहीं होती है मार्केट में, आपने 500 का खरीदा, 100 रुपये में बेच दिया, तो ये हो गया 100 रुपये की हो गई, तो ये हो गई ग्रॉस प्रॉफिट, आपकी प्रॉफिट होगी 100 रुपये की। लेकिन यहीं से काम स्टार्ट नहीं होती है, काम यहाँ से होती है कि नेट प्रॉफिट क्या होती है। नेट प्रॉफिट होती है कि भाई इसमें भी तो टैक्स देने होते हैं, ये जो प्रॉफिट होगी, जो पैसा आएगा, है ना, उसमें आपको इंटरेस्ट, अगर आपने जो 500 रुपये किससे लेकर के ख़रीदा था तो उसको इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। इसके बाद आपको टैक्स देने पड़ेंगे, मान लीजिए कि आपसे कहीं पे लोन लेकर के किए हो तो टैक्स दोगे ना, इंटरेस्ट दोगे, गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, इसको ऑपरेट करने में, या इसको ये 500 का सामान को 600 में बेचने के लिए कुछ पैसे खर्चा होंगे, ठीक है ना, तो वो सारी जो है उसको घटा देंगे तो हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो आप समझ गए कि नेट प्रॉफिट क्या होगा, है ना, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, सो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, ठीक है, सेल्स, है ना, विक्रय में से बेचे गए माल की लागत को घटाने के बाद, है ना, जो लागत है उसको घटा दिए। मैंने बताया था आपको कि हमने जितना में खरीदा, है ना, वो कितने, जैसे कि 500 का चीज़ है, 600 में बेचा, है ना, तो 500 में खरीदा, उसमें से 600 में से 500 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ये सिंपल सा है, ठीक है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट्स नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट बट प्रोविजन फॉर ऑल पॉसिबल लॉस। कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि लाभों की किसी प्रत्याशा का नहीं है अपितु सभी संभावित हानियों का प्रावधान। बोला कि देखो फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगी वो तो नोट डाउन मत करो, बट जो लॉस होने वाला है वो जरूर लिखो, ठीक है ना, हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है उसको लिखना है आपको, और प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना है। तो ये किसने बोला था। अब ये कॉन्सेप्ट है कुछ, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अभी हम एक एक करके बात करते हैं कि पहला मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, जो रेवेन्यू होगा हमारा मतलब इनकम, और जो एक्सपेंस होगा, है ना, वो इस अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू और एक्सपेंस इसी अकाउंट पीरियड में लिखना है। दैट्स अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ गए कि जो अकाउंटिंग पीरियड आपने 1 साल का लिया है, 6 महीने का जब भी का लिया है, उसमें जो भी रेवेन्यू होगा और एक्सपेंस होगा वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में आपको नोट डाउन करना है। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया। मैटेरियलिटी क्या होता है कि जितना भी मैटेरियल फैक्ट्स होगा वो अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको लिखना है। मैटेरियल फैक्ट्स क्या हो गया, जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत वाली है, और इमैटेरियल फैक्ट्स कौन हो गया, इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेंस। तो इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को आपको लिखना नहीं है। दैट्स अ मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, जो ज़रूरत है उसी को लिखना है। कंसिस्टेंसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी ये सोच रही है कि हमें ये अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना है ना, तो उसको बार बार वो चेंज ना करें जब तक कि कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट ने कह दिया कोई एक्ट निकाल के, है ना, या जो जिस तरह से वो अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी बेटर कुछ अगर ना मिल जाए, कोई बेटर अकाउंट पॉलिसी ना हो जाए, है ना, तो तब तक में वो मतलब कि जल्दी भी किसी भी जो आप चला रहे हो, जो यूज कर रहे हो चीज़ें, जो पॉलिसी को, उसको जल्दी चेंज नहीं करना। दैट्स अ कंसिस्टेंसी। अब लास्ट है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि भैया आपको ना ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा ये नोट डाउन नहीं करनी है, लेकिन लॉस अगर होने वाली है, हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, वो आपको सारे लॉस को लिखने हैं। दैट्स अ कंजर्वेटिज्म। ये रूढ़िवादिता हो गया, है ना। सो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये हो गया, ठीक है, सभी संभावित हानियों का प्रावधान का समर्थन करती है। दैट्स अ कंजर्वेटिज्म। ये आपको एक्सप्लेनेशन है, यहाँ आपको सब कुछ है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड बाय एन एंटिटी व्हेन इवेंट्स सच एज न्यू कंपटीटर एंटरिंग इन द मार्केट एंड रिफ्ट बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स आर नॉट डिस्क्लोज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। अब बाजार में कोई नया प्रतिस्पर्धी आ गया, नया कंपटीटर आ गया, कोई नई कंपनी आ गया, है ना, तो उसके प्रवेश करने से जो उत्पादन और विपणन विभागों के बीच अनबन होने जैसी घटनाएं
तब लेखा बहियों में प्रकट नहीं की जाती है। ठीक है। अब किसी इकाई में मान लीजिए ये किस कॉन्सेप्ट में है कि अगर मान लेते हैं कि कोई नया कंपटीटर आ गया मार्केट में, ठीक है, और लड़ाई हो गई, रिफ्ट हुई है ना, किसके उसके प्रवेश करने से, किसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो वो आपको अपने बुक्स अकाउंट में नहीं लिखने हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं? अच्छा, मैचिंग तो आपको पता है कि अकाउंटिंग पीरियड में जिस अकाउंटिंग पीरियड का इनकम हो और रेवेन्यू हो और एक्सपेंस हो उसी अकाउंट पीरियड में लिखना है। ये दैट्स अ मैचिंग। कॉस्ट तो लागत हो गया। अब एक है मनी मेजरमेंट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो आपको ये समझना है दोनों। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको अकाउंटिंग में उसी चीज़ को लिखना है, उसी को जिसके पैसे में मॉनेटरी टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, मॉनेटरी टर्म में लिख सकते हो, बाकी चीज़ों को आप लिखना नहीं है। ठीक है, क्लियर? उसी चीज़ को उसमें मेंशन करना है अकाउंटिंग वाले में, ठीक है, जिसमें मॉनेटरी कुछ होगा, मॉनेटरी टर्म्स, जैसे पैसे वैसे का होगा। तो अब ये लड़ाई हो रही है, ये तो कैसे लिखना है? ये तो लिख ही नहीं सकते हो, है ना। सो नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। किस अकाउंट में नहीं लिखेंगे? मनी मेजरमेंट कहता है कि अगर कोई रिफ्ट उफ्ट हो रही है कि आप इसमें अकाउंटिंग में ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विल फाइंड अ प्लेस इन अकाउंटिंग, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में होना चाहिए, ये कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एज इट इज अर्न, जैसा वो अर्न होता है वैसे ही रिकॉग्निशन होनी चाहिए उसकी। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि रेवेन्यू को कब मानेंगे कि कंपनी के द्वारा अर्न कर दिया गया, फिर रेवेन्यू अर्न हो गई, मतलब पैसा आ गया, है ना, कमाई हो गई, ये कैसे पता चलेगा? ये रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज कब होती है? जब प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास डिलीवर हो जाता है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है ना, कि रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज इट इज अर्न, जैसा अर्न हुआ है वैसे रिकॉग्नाइज इसको करना है। अब क्वेश्चन ये है कि रेवेन्यू कब अर्न होगा कंपनी के द्वारा? तो वो रिकॉग्नाइज होगा जब जैसे ही मान लीजिए कोई सामान है यहाँ से निकल करके कंज्यूमर के पास चला गया, डिलीवर हो गया, तो हम मान लेंगे कि हमारी इनकम हो गई। ठीक है, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहती है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स प्रिपेयर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? कौन सी संस्था प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करती है? अब इसमें देखिए प्राप्ति और भुगतान लेखा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? ट्रेडिंग कंसर्न है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। तो कंपनी तैयार करती है क्या? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करती है? व्यापारिक संस्थाएं, गैर व्यापारिक संस्थाएं, विनिर्माण संस्थाएं और कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनियां हैं। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ये तो करती नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन हम लोग बात कर लिए हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आपको बताते हैं क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ये है कि जो कॉस्ट ऑफ किसी कॉस्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो कैलकुलेट किया जाना चाहिए। उसमें आपको ये भी कंसीडर करना चाहिए कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में कितना पैसा लग रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो उसके रॉ मटेरियल खरीदने गए, उसको स्टोर करना है, स्टोर से फिर प्रोडक्शन फैसिलिटी तक लाना है, फिर उसमें बहुत सारी वेरियस स्टेज में जाएगी, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट में बनेगा, ठीक है ना। तो वो सारे को कंसीडर करके एक्सपेंडिचर आपको लिखना है हर स्टेज का। दैट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का हुआ नहीं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है कि जो इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो, वो अगर ट्रेड में इंगेज एक्टिविटी में ना हो, है ना, जैसे क्लब हो गया, हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। मतलब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को नॉट फॉर प्रॉफिट भी कंसर्न बोलते हैं। और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जो ट्रेड वाली एक्टिविटीज में होंगे उसको बोलेंगे ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, तो कौन सी संस्था प्राप्त रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करती है? वो है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, ये आपको आंसर हो गया। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग है हॉस्पिटल, क्लब्स, लाइब्रेरीज, कॉलेज, एथलेटिक क्लब, ये सब जितना भी है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आता है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये हमने आपको पिछले प्रीवियस ईयर में पढ़े थे हम लोगों ने। मैंने कहा था कि रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हमने कहा था कि जो रियल अकाउंट होता है उसमें किसी भी तरह के एसेट्स होंगे, चाहे टेंजिबल या इंटेंजिबल, वो जो होंगे मेंशन होंगे रियल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया था कि इंडिविजुअल का जो भी होगा या कंपनी की होगी, किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट होगा, वो हो गया पर्सनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में मैंने कहा था कि इनकम, गेन्स, लॉस, एक्सपेंस, ये सब जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में होते हैं। और हमसे इनकम और एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो वो हो गया नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, 2 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अब अगला क्वेश्चन है कि द प्राइम फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब पहला चीज क्या है कि अगर हम पहले बात करें कि व्हाट इज अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को मेजर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। और जो इन्फॉर्मेशन किसी बिजनेस में हो रहा है वो किसी इंटरेस्टेड यूजर को, मतलब जैसे मुझे अगर टाटा के बारे में पता करना है तो वो अकाउंटिंग ही ऐसा प्रोसेस जिससे हमको ये पता चल पाएगा इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कितनी प्रॉफिट हो रही है ना। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन किसको, इंटरेस्टेड यूजर को, जिसको ज़रूरत है। जैसे जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब इसमें क्या है, तो ये अकाउंटिंग हो गया, ये एनसीईआरटी की लाइन आपको मैंने बताई है। अब इसके 3 ब्रांच हैं। सो अकाउंटिंग के 3 ब्रांच हैं। वन इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, वन इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग और वन इज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, ये ब्रांच है जिसमें ऑल कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजिंग, जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को चाहिए, वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल जो रिलेटेड जितना भी होगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। सो रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसमें हो जाएगा। तो व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, एनालाइज द एक्सपेंडिचर, कि कितना पैसा लगा, जिसकी जब ये एनालाइज करेगा तभी तो उसकी फिर प्राइस को रखा जाएगा, है ना, प्राइस को फिक्स किया जाएगा। और अगर आपको लगेगा कहीं पे कि कहीं पे कॉस्ट कटिंग करना है तो क्या करेगा, कॉस्ट को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है ना। और ये सारी इंफॉर्मेशन ये किसको देगा, मैनेजमेंट को, भैया इसको बनाने में इतने पैसे लग रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। अब क्या है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, वो है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस है कि मैनेजमेंट को असिस्ट करना, ठीक है, कि आप कैसे डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन से, है ना, द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकन रिस्क। आप इसको बताओगे, ये क्या करेगा कि रेशनल पॉलिसी डिसीजन की और उस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा वो सभी सारी चीज़ें देखती है। ठीक है। सो द मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप समझ गए, टू असिस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उससे क्या फ़ायदा होता है कि मैनेजमेंट को फ़ायदा मिलता है कि मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि जो डिसीजन है ना, उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो आपको पता चल जाता है वहाँ से, कि मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रही है वो सही है या गलत, वो मैनेजमेंट अकाउंट से पता चल जाता है। क्लियर। तो ये हो गया आपको, है ना, वो असिस्ट द मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इफेक्टिवली, है ना। अब ये क्या है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ है। अगला क्वेश्चन है कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अब सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, डबल अकाउंट सिस्टम और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है। अब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर बिजनेस में ट्रांजेक्शन जो होगा ड्यूअल होगा, 2 वे इफेक्ट होगा, जिसमें डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। ये कहता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। मिनिमम 2 अकाउंट्स होने चाहिए, पर्टिकुलर कोई भी बिजनेस में 2 अकाउंट होगा। अब डबल एंट्री सिस्टम भी यही कहता है, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का बोलता है कि हर बिजनेस का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कम से कम 2 अकाउंट में। सो डबल एंट्री सिस्टम इज द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट है, सिंगल एंट्री सिस्टम है कि जैसे मान लेते हैं कि कंपनी होगा, उसमें सारा कुछ एक ही अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है,
अब उसमें पॉजिटिव निगेटिव कर देंगे, है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनकम है, इनकम हो रही है तो पॉजिटिव, एक्सपेंस है तो निगेटिव, तो एक ही में लिख देंगे और डुअल में सिंगल एंट्री होगी और डबल एंट्री में डेबिट अलग क्रेडिट अलग होगी। समझ में होप सो आ गया होगा। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हिच लीड्स टू। कंजर्वेटिज्म हम लोग पढ़ा था कि कंजर्वेटिज्म में क्या होता है कि कंजर्वेटिज्म जो होता है वो होता है कि आपको प्रॉफिट का सोचना नहीं है लेकिन लॉस को आपको मेंशन करना है। प्रॉफिट को सोचना नहीं है, लॉस को मेंशन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो इसमें क्या है कि जो बैलेंस शीट होगा उसमें कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के आधार पे, है ना, ये होता है कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, एसेट का अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स होती हैं और ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है कि भैया आपका जो है प्रॉफिट क्या होगा उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, लेकिन आपको जो लॉस होने वाला है उस पर ध्यान देना है। उसको आपको नहीं भी हो रहा है, अगर आपको लग रहा है लॉस होने वाला है तो उसको मेंशन करनी है। दैट्स अ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता। तो वही है कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, आपके पास जो एसेट है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन आपको लायबिलिटी जो है उसको ओवर स्टेटमेंट करना है। ठीक है, मतलब उसको ज़्यादा है, वही हो गया आपको अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट और ओवर मतलब एसेट जो है वो तो ठीक है उसके लिए कोई दिक्कत, उसका तो वो तो है ही। जिस तरह से प्रॉफिट होगी अगर फ्यूचर में होने वाली तो उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उसको मेंशन नहीं करना है, लेकिन अगर लॉस होने वाली है तो उसको आपको मेंशन करना है। ठीक है ना, सो लायबिलिटी जो है उसको ओवर स्टेटमेंट करते हैं ये कंजर्वेटिज्म वाले। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द डेब्ट बिकम्स बैड, डेब्ट जब कर्ज बट्टा खाता हो जाए तो इस राशि को किस खाते में डालना चाहिए, तो किस खाते में डाला जाएगा, है ना। बैड डेब्ट्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट और डेब्टर अकाउंट्स। अब क्या होता है कि नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बार बार बोलने के बाद भी पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, सो अनरिकवरेबल अमाउंट जो होगा वो होते हैं बैड डेब्ट, जिसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। सो बैड डेब्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस है और ये क्या होता है प्रॉफिट से हटा करके, है ना, और कस्टमर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय क्रेडिटिंग, है ना, क्या करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट से डेबिट करके, है ना, इसको क्रेडिट किस में कर देते हैं कस्टमर अकाउंट में, कस्टमर मतलब डेबिटर के अकाउंट में, तो क्रेडिटेड टू डेबिटर्स अकाउंट में। ठीक है, समझ में आ गया। सो बैड डेब्ट जो है, डेब्ट बिकम्स बैड जब हो जाता है तो बैड डेब्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन की लॉस है, तो क्या करता है जो प्रॉफिट ऑफिट से होने वाली तो छोड़ो, तो वहां से हटा देता है और डेब्टर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। ठीक है, सो डेबिट और ये क्रेडिट हो जाता है। समझ गए। अब क्या है कि ओके, सो ये आपको एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आप देख लेना। द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड इन कैश टू रहीम, रहीम को सैलरी जो है कैश में पे की जाती है। ठीक है, तो वो कहाँ पे डेबिट होगा। सो रहीम को नकद तौर पे दी गई वेतन की राशि को किसके खाते में नाम डेबिट करना चाहिए, है ना। रहीम का खाता, नकद खाता, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट कहाँ पे करना चाहिए, तो ये सैलरी अकाउंट में होगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट्स को हम लोग बोलते हैं, पता है, एक्सपेंस जितने भी होंगे वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट में क्या है कि जितना भी एक्सपेंसेज, ऑल एक्सपेंसेज लॉस को डेबिट करेंगे और इनकम जितना भी होगा, गेंस होगा, उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो आप समझ गए कि नॉमिनल अकाउंट हम लोग पढ़े थे कि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस हो गए, है ना, और इनकम हो गए, खर्चा और आमदनी। तो एक्सपेंस होगा या लॉस होगा, है ना, खर्चा हुआ है लॉस हुआ, या इनकम हुआ या गेन हुआ, तो इनकम, एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करेंगे। ठीक है, और इनकम और गेन को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। सो पेमेंट ऑफ सैलरी टू रहीम ये एक एक्सपेंस है,
विच नीड्स टू बी डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट से निकालना हो गया है ना, सैलरी अकाउंट से निकाल के देंगे तो क्या हो जाएगा, वेतन खाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द लीगल ऑफर टू परचेज इज सेलर्स इनवॉइस, परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर और कॉमर्शियल ऑफर। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदना है, ठीक है ना, तो खरीदना है तो पहले क्या हो गया कि आप परचेज रिक्विजिशन हो गई, सो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टिंग परचेज बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, तो पहले क्या हो गया, क्रय मांग पत्र होगा, जब क्रय मांग पत्र होगा तब दिया जाता है परचेज ऑर्डर। ठीक है ना, सो परचेज ऑर्डर इज अ लीगल ऑफर टू परचेज। ठीक है, कि हमको ये खरीदना है, वो लीगल होती है। ऐसा नहीं आपने कह दिया कि हम खरीदेंगे, वहाँ प्रोडक्शन हो गई और आपने बनाया नहीं। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन है परचेज इक्वेशन और परचेज ऑर्डर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। एंड नेक्स्ट डे हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो NCERT 11th के क्वेश्चन करेंगे। NCERT 11th से क्वेश्चन लेंगे और बेसिक टर्म्स, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। आज तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, जितने भी छोटे छोटे टर्म हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग करेंगे। पूरी 11वीं की पूरी किताब करेंगे, पूरी किताब होगी कि MCQ करेंगे और फिर अगले दिन 12वीं की करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतना करके जाते हो, एक क्वेश्चन मेरे 3-4 क्वेश्चन के बराबर इक्वल है, तो आप अगर इसको सही से करके जाते हो, जहां आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हो, उसको मैं और आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद आपको जो है सो PDF को बार बार रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ठीक है ना, नहीं करेंगे तो कम से कम ऑप्शन से ज़रूर आ जाएंगे, है ना। सो टुडेज कोट इज इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। जब तक कोई भी काम हो नहीं जाता है तब तक वो इम्पॉसिबल ही लगता है। ठीक है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, 4th क्लास। सो अगली क्लास में हम लोग NCERT 11वीं की क्वेश्चन करेंगे। सो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही गई होगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।